सर ये बताइए ना, आपने कई बार ये नाम लिया, डाकिनी, पिशाचरी, हाँ, ये एग्जैक्टली होती क्या है? शाचनी, डाकिनी, ये सब अलग अलग तरह की एंटिटीज हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको सिद्ध किया जाता है। इनको सिद्ध करने के प्रोसेस हैं। ज़्यादातर इनमें से शमशान में सिद्ध की जाती हैं। यक्षिणी हो, पिशाचिनी हो, और इनको सिद्ध करके फिर इनसे अपने काम निकलवाए जाते हैं। पर उनका सबका अलग अलग रोल होता ना। देखो, कुछ जैसे पिशाचिनी और यक्षिणी है, इनके ज़्यादातर रोल दोनों के सिमिलर हैं कि आप इनको सिद्ध करते हो तो अपने कई बड़े कामों में आप इन्हें इस्तेमाल करते हो। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ ऑन कैमरा, बहुत बिंदास तरीके से बात बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर फिल्म स्टार्स तक, और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स से लेकर पॉलिटिशियन तक, सब लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और इनके इस्तेमाल से अपने कई बड़े काम बनवाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका काम बन जाए, लेकिन अगर आपके पास, आप फाइनेंशियली बहुत सक्षम हो और आपको लगता है आपके पास बहुत कुछ है, तो आप कॉन्टिन्यूसली क्रियाएं कर सकते हो, और करने के बाद वो काम आती ही आती हैं। हम सब जानते हैं, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को, स्टार्स को, स्पोर्ट्समैन को, सबको जानते हैं जो जाकर बलियां देकर आते हैं और अपने अपने जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, चाहे माँ कामाख्या का स्थान हो या कई गाँवों में ऐसे भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ बलि प्रथा है, हम्म। क्यों दी जा रही है? कुछ ना कुछ तो महत्वाकांक्षा पूरी करनी है। तो ये जो एंटिटीज़ हैं, इनको बदले में कुछ ना कुछ दिया जाता है, इनको सिद्ध किया जाता है। जैसे किसी ने सिद्ध किया और वो कहता है मैं आपका ये काम बनवा सकता हूँ, पर मुझे बदले में आपको इसको ये बलि देनी पड़ेगी, और ये प्रोसेस है। बलि यूजुअली इंसान का होता है कि जानवर का होता है? देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बलि होती है। इंसान की भी बलि होती है? इसको पता नहीं, हमें कैमरा बोलना चाहिए नहीं, बट हाँ, बहुत सारी जगहों पर आज भी इंसानी बलि का इस्तेमाल होता है, जो नहीं होना चाहिए। जी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रिलीजन इज अ सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्म। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आप जरूर भुगतोगे, हम्म। और अगर आप बहुत गलत काम कर रहे हो तो आपकी संतान भी भुगतेगी। इसलिए आज अवेयर हो जाओ कि गलत काम मत करो। ठीक है, बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, और जब कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो फिर वही एक ही ऑल्टरनेट है, सरेंडर टू सुप्रीम। परमात्मा की शरण में चले जाओ। कई बड़े हमारे गुरु हमें बताते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, तो आप सिर्फ नाम जप करो। जब कुछ नहीं है आपके पास तो आप नाम जप करो। अगर आपकी साधना, आपकी ऑनेस्टी और आपकी श्रद्धा और भावना उस लेवल तक चली गई कि आपने यूनिवर्स में हिट कर दिया, तो वो रिजल्ट वहां से भी आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन जो, मैनिफेस्टेशन इज देयर, मैनिफेस्टेशन तो ये जो सबसे आप important बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोग साधनाएं करते हैं, उनको सक्षम करते हैं एंटिटीज को, लेकिन आम आदमी भी कर सकता है? आम आदमी भी कर सकता है, बस उसमें बेचारे के पास कई बार साधनों की हाउ मच डज इट कॉस्ट? सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं है। कई साधन ऐसे हैं जो आम आदमी के लिए जुटाना संभव नहीं है, तो उसको किसी ना किसी मेंटोर की जरूरत है। हाँ। और इंडिया में आज की डेट में, मैं बहुत बिंदास तरीके से बोल रहा हूँ कि रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, ऑकल्ट साइंस, कोई भी पैरानॉर्मल, कमर्शियली दो पिलर्स पे खड़ा कर दिया, डर और लालच। करेक्ट, करेक्ट। आप आज डर और लालच निकाल दो, कमर्शियली ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। हजारों साल से ये हमारी मदद के लिए बनी है, हमने इसको दो पिलर्स पे खड़ा कर, और जो रिसोर्सेस वो जनरेट करते हैं या मंगाते हैं, वो भी सब, अब सब चीज अफोर्ड अपनी नहीं डिमांड के कर हिसाब से, वही मैं बोल रहा हूँ, अफोर्डेबिलिटी अफोर्ड करना हाउ बड़ा मच कैन इट आसान है। कॉस्ट? अगर एक इसके डर और ये अगर हटा दे हम, लालच, तो एक्चुअली एक तो आई फाइंड इट कि अगर ये हर इंसान अगर पोजेस करने लग जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म हो जाएगी, पर हो भी रही है। कोरोना के बाद, कोरोना से पहले तक ये सब चीज़ें बहुत लिमिटेड थी। हमने भी देखा, जीवन है, आदमी इधर उधर से लोग आते थे, अपनी परेशानी बताते थे, उनमें से कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस थी, कुछ ग्रह दशाओं में फंसे हुए हैं, कुछ कर्मों में उलझे हुए हैं, और कुछ नेगेटिव क्रियाओं में। अब 90% नेगेटिव क्रियाएं आ रही हैं कोरोना के बाद से, लोगों को ये शॉर्टकट लगने लगा। एक केस स्टडी है मेरी, मैं हाँ बताऊं। हाँ प्लीज। केस स्टडी है कि दरअसल जो बड़े भाई था, उसके बच्चे थे ये। बड़े भाई एक्सपायर था, छोटे भाई से यानी अपने चाचा से वो लोग ये प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, क्योंकि चाचा के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो उनको लगा भाई अब तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये हमें दे दो। तो उन्होंने कहा भाई, वो कहते थे कई बार, तो वो कहते थे भाई मैं अपने बच्चों को दूंगा, आपको क्यों दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। बोले नहीं, आपके पास बहुत है, जिसमें हम रह रहे हैं, जो ज्वाइंट हमारी ये बड़ी है, ये हमें ले दो। बहुत उन्होंने कहा
चलो नहीं हुआ, तो उस टाइम उन लोगों ने क्या करा, किसी साधक के पास गए। अच्छा, इससे एक चीज और निकल के आती है, कई बार साधक की भी जिम्मेदारी होती है कि आपको सही गलत गाइड करे। अब एक व्यक्ति उसके पास गया, उसने क्या कहा, आप गौर देना कुणाल जी, हाँ। उसने ये कहा मेरे चाचा इस प्रॉपर्टी पेपर पे साइन कर दे, बस। उसने यहाँ क्या कहा, कब कहा कि उसके साथ उसको नुकसान पहुंचाओ या उसको कुछ कुछ नहीं बोला। उस साधक ने उस चाचा पर बुद्धि और आसन स्तंभन कर दिया, कंप्लीटली कोमा एंड पैरालिसिस। बेड पे वो बंदा आ गया। आप बिलीव करो कुणाल जी, उस व्यक्ति को डॉक्टर कभी कितने भी एमआरआई हो गए ये बता नहीं पाए कि ये इस पोजीशन में क्यों है। सारी मेमोरी डार्क, साइन मिल गए उन्हें, प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन वो जो भाई थे, बच्चे थे, वो जीवन भर इस रिग्रेट में जिए कि ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहते थे। प्रॉपर्टी तो चाहते थे, कन्विंस कर ले, बस वो चाहते थे भाई किसी तरह कन्विंस कर दो। यहाँ साधक ने कितनी बड़ी गलती करी, हाँ। उसने उनको, उस बंदे को पैरालिसिस कर दिया। वो बंदा उसके बाद 10-12 साल बेड पे रहा और देन डेथ, खत्म हो गया ना उसका जीवन तो, करेक्ट, फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन। तो यहाँ साधक भी बराबर का जिम्मेदार हो गया ना। साधक सबसे ज्यादा है, साधक ज्यादा जिम्मेदार है। यार आप साधक से पूछो तो सही कि मैं ये मान रहा हूं आपसे, आप बदले में करोगे क्या। करेक्ट। और साधक की जिम्मेदारी है कि आप बोल रहे हो तो मैं ये करूंगा, अव्वल तो उसे करना ही नहीं चाहिए। उल्टा आई फील जो जाते हैं साधक के पास, वो तो एक अनएजुकेटेड इन दिस फील्ड होते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर को समझाना चाहिए कि भाई ये ऑप्शंस हैं, आपको सर्जरी करनी है या आपको दवाई के साथ इसके साथ जिंदगी भर जीना है, ये आपका ऑप्शंस देते हैं ना डॉक्टर। बिल्कुल देते हैं। तो साधक को देना चाहिए कि आपको किस लेवल के, क्या आप सिर्फ कन्विंस करवाना चाहते हैं, तो उस हिसाब का देखो कुछ कर ले। आपकी बात से मैं एक बात बताता हूँ, जैसे षट कर्म मैंने आपको बताया, उनमें एक कर्म है कौन सा कर्म? षट कर्म बताया ना, 6 कर्म। करेक्ट 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 उनमें मैंने आपको विद्वेषण बता दिया, करेक्ट। मैंने स्तंभन बता दिया, वशीकरण जो सबसे पॉपुलर है। वशीकरण में वश में कर देना। हाँ, वशीकरण सबने सुना है, फिल्में भी आ रही हैं। हाँ गोली खिलाई बंदा वश में हो गया, हाँ। ऐसा होता नहीं है, बट हाँ इवेंचुअली वो वश में आ जाता है विद द टाइम। वो वैसा हो जाता है, रोबोट नहीं बनता, पर वो ऐसा हो जाता है जैसा आप चाहते हो। मेरा एक क्लाइंट था, वो कहता था एक टाइम पे कि मैं अपने माँ बाप को अपनी चमड़ी की जूती बनवा के दे सकता हूँ, मैं उन्हें इतना प्यार करता हूँ। एक बार और एक टाइम ऐसा आया कि उसने वशीकरण के चलते अपने माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठाया। वशीकरण के चलते मतलब उसके पार्टनर ने उस पर वशीकरण किया, उसकी वाइफ ने। हाँ, और उसको अपने पेरेंट्स से दूर करा, और वो इतना दूर हो गया कि उन पे हाथ भी उठा गया। और शादी से पहले वो कहता था कि ये मेरे भगवान है, मैं इनको अपनी चमड़ी की जूती बना के दूंगा। आप सोचो इंसान कहाँ पहुंच गया। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वशीकरण अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कई बार हर क्रिया का जन्म पॉजिटिविटी के लिए हुआ था। मैं आज आपको एक बात और बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, लोग ब्लैक मैजिक चिल्लाते हैं, किसी शास्त्र में किसी किताब में ब्लैक मैजिक शब्द का उल्लेख नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं। ब्लैक मैजिक लिखा हुआ शब्द नहीं है। काला जादू, काला जादू नहीं लिखा कहीं भी, ये अब लिखा जाने लगा है कुछ सालों से। वो विद्याएं जिनका इंसान के जीवन पर मैजिकल इम्पैक्ट है, वो तो हुई मैजिकल विद्याएं। और जब उनके नेगेटिव साइड को एक्सप्लोर किया गया, तब निकला काला जादू, तब निकला ब्लैक मैजिक। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल, जैसे वशीकरण एक क्रिया है, तो वशीकरण तो पॉजिटिव भी है। जैसे स्तंभन एक क्रिया है, वो पॉजिटिव भी है। गर्भ स्तंभन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ओके। गर्भ स्तंभन इसलिए इन्वेंट हुआ कि जिनके प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कुछ क्रियाओं और साधनाओं के माध्यम से उस प्रेगनेंसी को डेवलप कर दें। ठीक है। आज गर्भ स्तंभन को कोख बंदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि इसकी कोख बांध दो, कोख को स्तंभ कर दो, बच्चा ही ना हो। वशीकरण, जैसे मैं बता रहा हूं, कई जनरल वशीकरण है, छोटे वशीकरण जो जनरल हैं, जिनकी अवधि बड़ी छोटी होती है, और उसके इस्तेमाल से कई बार हम जैसे किसी बहुत बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं, तो हम कोई छोटा जनरल वशीकरण करते हैं, कॉर्पोरेट्स में कई बार लोग यूज करते हैं, तो उसका कोई किसी पे नुकसान नहीं है। इट जस्ट के फॉर द टाइम बिंग सामने वाला आपसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसका इतना ही इम्पैक्ट है। आप कोर्ट केस में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा हमसे इन्फ्लुएंस हमें ज़्यादा मिल जाए, कहीं भी जा रहे हो XYZ, तो वो होते हैं कुछ बड़े वशीकरण होते हैं जिनका इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है। उसमें क्या होता है,
कॉन्टिन्यूस क्रिया चलती है, रोज कुछ ना कुछ दिया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे स्तंभन है, अब हम आप कहते थे कि क्या कौन से सामान की बात करते हो आप, कहाँ से आता है? बुद्धि स्तंभन में उल्लू के उदर की आवश्यकता होती है। उल्लू के उदर की, उल्लू के बॉडी में एक पार्ट होता है जिसे हम पेट के आसपास जो उदर बोलते हैं, अच्छा, वो चाहिए होता है। क्या ये बाजार में मिलता है? नहीं, तो ये कहाँ से लाएगा साधक? ये 10-20-50 रुपए की चीज तो है नहीं। नहीं, हजारों की चीज। तो जिसको बुद्धि स्तंभन कराना तो आसान तो नहीं हुआ। करेक्ट। एक आम आदमी को कैसे पता चले, एक तो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या अपने आप को बचा सके कि मेरे साथ कभी हो ना सके, तो क्या क्या चीजें कर सकता है? पहले हम सिम्टम समझते हैं। दो तरह से इंसान नेगेटिव चीजों के इम्पैक्ट में आता है। पहली चीज तो जिस जगह पर वो रह रहा है, जिस घर में वो है या जिस जगह पर है या जिस जगह ऑफिस है या जो भी है, वहां पर कुछ नेगेटिविटी है, तो फिर वो घर के, ऑफिस के या उस जगह के हर व्यक्ति को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है। एक होता है व्यक्तिगत पोजीशन। तो पहले जगह से शुरू करते हैं। कई ऐसे सिम्टम हैं जिन्हें कुंडली में राहु दोष के नाम से भी जानते हैं। ओके। कुंडली में राहु और शनि की युति इस बात का की सबसे बड़ी संभावना है कि जिसके वो युति अगर लगन कुंडली में है तो महादशा अंतरदशा में जब आती है तब, या किसी भी गोचर में वो बन जाए, जब भी ये युति बनेगी तब उसके ऊपर नेगेटिव क्रिया का होना की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, तो इसमें एक चीज जो बहुत इम्पैक्टफुल है कि आपके घर में अगर कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बार बार खराब हो रहे हैं, बट बी लॉजिकल, बी जुडिशियस। ऐसे नहीं है गर्मियां चल रही हैं, तेज गर्मी है, पंखा खराब हो रहा है, मोटर खराब हो गई तो आपने कहा दो चीज खराब हो गई तो भूत आ गया, ऐसा नहीं है, बकवास है। लेकिन कॉन्टिन्यूस आप आज देख रहे हो, आज वॉशिंग मशीन खराब हो गई फॉर नो रीजन, कल फ्रिज खराब हो गया, परसों मोटर खराब हो गई, मतलब आप कॉन्टिन्यूसली 6-8 महीने में देख रहे हो कि हर 10-15 दिन में घर में एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो रहा है। तो ये एक मेजर सिम्टम है। दूसरा, आपके घर में सीलन आ रही है फॉर नो रीजन, मतलब आप देख रहे हो डैम हो रहा है ना, बोलता हूँ उसे, वो बेवजह आ रहा है, आसपास कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा, अगर आपका टैप लीकिंग सिस्टम, यानी कि आपके नल जो है बार बार टपक रहा है, आप उसे एक ठीक करा रहे हो, दूसरा टपकना शुरू हो रहा है, दूसरा ठीक करा रहे हो, तीसरा टपकना शुरू हो रहा है। चौथा, आपका सीवेज, यानी सीवेज बार बार ब्लॉक हो रहा है, आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बार बार ब्लॉक हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा सिम्टम है। और यदि आपके घर में रखे हुए सात्विक जो प्लांट्स हैं, जैसे तुलसी है, शमी का पौधा है, इनको सही धूप पानी मिल रहा है फिर भी ये मुरझा जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा सिम्टम है, जिसकी वजह से आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव क्रिया या एंटिटी का वास है। हाँ।